Israel launched Operation Rising Lion. हमला इसराइल ने किया है, हमला अमेरिका ने किया है। उसने कतर के ऊपर मिसाइल फेंक दिया, या उसने कवेत के ऊपर मिसाइल फेंक दिया, उसने सऊदी अरब रियाद के ऊपर मिसाइल फेंक दिया। अमेरिका के लड्डू को समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा। पहली आलमी जंग वर्ल्ड वॉर 1 और अब ईरान के नए सुप्रीम लीडर सैयद मुज्तबा अली खामेनी ने भी ऐलान कर दिया है जब तक अमेरिका के अड्डे इन मुस्लिम ममालिक में रहेंगे ये जंग इसी तरह चलती रहेगी। आज बहुत सारे लोग ये सवाल पूछ रहे हैं कि अगर ईरान की जंग इसराइल और अमेरिका के साथ है तो फिर ईरान मुस्लिम ममालिक पर हमले क्यों कर रहा है। हमला इसराइल ने किया है, हमला अमेरिका ने किया है। उसने कतर के ऊपर मिसाइल फेंक दिया, या उसने कवेत के ऊपर मिसाइल फेंक दिया, उसने सऊदी अरब रियाद के ऊपर मिसाइल फेंक दिया। ईरान का कहना है कि वो मुस्लिम ममालिक को नहीं बल्कि उन ममालिक के अंदर मौजूद अमेरिका और इसराइल के फौजी अड्डों को निशाना बना रहा है। अगर ईरान की ये बात दुरुस्त है तो फिर एक बहुत बड़ा सवाल पैदा होता है, आखिर इन मुस्लिम ममालिक के अंदर अमेरिका के ये फौजी अड्डे क्या कर रहे हैं और क्यों इन अरब बादशाहों ने अमेरिकी फौज को अपने मुल्कों में रहने की इजाजत दी है। अमेरिका के लड्डू को समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा। पहली आलमी जंग वर्ल्ड वॉर 1। उस्मानी खिलाफत के टूटने की वजह से वो तमाम इलाके जहां उनकी हुकूमत थी आहिस्ता आहिस्ता उनके हाथ से निकलने लगे और इन तमाम इलाकों को बरतानिया ने मुसलमानों से छीन लिया। इस तरह इस पूरे खित्ते पर बरतानिया का कंट्रोल कायम हो गया। लेकिन बरतानिया को पहले दिन से अच्छी तरह मालूम था कि अरब के आम मुसलमान कभी भी किसी अंग्रेज को अपना लीडर नहीं मानेंगे। इसलिए बरतानिया ने अरब ममालिक को अपने कंट्रोल में रखने के लिए एक बहुत ही जबरदस्त और खुफिया मंसूबा बनाया। बरतानिया ने अरब बादशाहों से कहा कि आप ही इन तमाम इलाकों के बादशाह रहेंगे, यहाँ के मुसलमानों के तमाम फैसले आप करेंगे, यहाँ की सड़कें, पुल और इमारतें आप ही बनाएंगे ताकि अरब के लोग आपको ही अपना असल बादशाह समझें। लेकिन असल में ऐसा नहीं होगा, तुम बादशाह सिर्फ सड़कें और इमारतें ही बना सकोगे। अरब दुनिया की पूरी फौज और दफा हमारे पास होगी, मतलब हमारी इजाजत के बगैर तुम बादशाहों की फौज कुछ नहीं कर पाएगी। इसके बाद पहली बार पूरी अरब दुनिया में बरतानिया ने अपनी फौज के अड्डे बनाए। तारीख में पहली बार अंग्रेजों की फौज आकर पूरी अरब दुनिया में फैल गई। ये बरतानिया का बहुत ही जबरदस्त मंसूबा था क्योंकि मुसलमानों को लग रहा था कि उनका बादशाह एक मुसलमान और अरब है, लेकिन असल में ये तमाम बादशाह उनकी कठपुतलियां थी। आने वाले कई सालों तक इसी तरह चलता रहा, लेकिन आखिर दुनिया में एक ऐसा वाक़या हुआ जिससे बरतानिया आहिस्ता आहिस्ता हर तरफ से टूटने लगा। दूसरी आलमी जंग वर्ल्ड वॉर 2। दूसरी जंगी अजीम में बरतानिया और जर्मनी के हिटलर के दरमियान लड़ाई शुरू हुई। ये जंग बरतानिया जीत तो गए, लेकिन इस जंग में उनका इतना नुकसान हुआ कि आहिस्ता आहिस्ता बरतानिया टूटने लगा और उनके पास इतना पैसा नहीं था कि वो पूरी दुनिया में अपने फौजी अड्डों को संभाल सके। इसलिए आने वाले कई सालों में बरतानिया ने आहिस्ता आहिस्ता अपने अड्डे मुस्लिम ममालिक से निकालने शुरू कर दिए और आखिरकार पूरी अरब दुनिया बरतानिया से खाली हो गई। दूसरी जंग अजीम के बाद बरतानिया तो तबाह हो चुका था, लेकिन अब दुनिया में एक नई सुपर पावर आ चुकी थी, अमेरिका। इसलिए दूसरे जंग अजीम खत्म होने से पहले ही अरब बादशाह बरतानिया को छोड़कर अमेरिका के साथ मुलाकातें करना शुरू कर चुके थे। इसलिए बरतानिया के टूटते ही अमेरिकी फौज आकर अरब ममालिक में अपने अड्डे बनाने लगी। अमेरिका चाहता था कि जिस तरह पहले बरतानिया अपने अड्डों से अरब बादशाहों को अपने कंट्रोल में रखता था, इस तरह अब अमेरिका भी अपने बड़े बड़े अड्डे बनाकर इन अरब बादशाहों को अपने कंट्रोल में रखे। लेकिन ये कोई आसान काम नहीं था क्योंकि अब अमेरिका के सामने एक ऐसा बादशाह आ चुका था जो अमेरिका को ऐसा करने की इजाजत नहीं दे रहा था। सऊदी अरब का बादशाह शाह फैसल। शाह फैसल ने आते ही सबसे पहले अमेरिका के छोटे छोटे अड्डों को सऊदी अरब से बाहर निकालने का हुक्म दिया। शाह फैसल की पूरी बादशाहत में पूरी अरब दुनिया में सिर्फ एक अमेरिकी अड्डे के अलावा कोई और अड्डा नहीं था। लेकिन जैसे ही शाह फैसल को धोखे से शहीद कर दिया गया, उसके बाद उसका भाई खालिद सऊदी अरब का बादशाह बना। शाह खालिद बिल्कुल भी अपने भाई जैसा नहीं था कि सुपर पावर अमेरिका के सामने खड़ा हो सके। इसलिए अब शाह फैसल के जाने के बाद अमेरिका आसानी से अपने पुराने मंसूबे पर काम कर सकता था। लेकिन हमेशा की तरह अमेरिका को ऐसे बहाने की जरूरत थी जिससे वो अरब दुनिया की तरफ अपनी फौज भेजे और आखिरकार अमेरिका को ये बहाना मिल भी गया, सद्दाम हुसैन।
जैसे ही सद्दाम हुसैन इराक का हुक्मरान बना, पहले तो वो अमेरिका और अरब बादशाहों का बहुत ही करीबी दोस्त था, बल्कि उन्हीं के कहने पर सद्दाम हुसैन ने आते ही ईरान के खामिनेई पर हमला कर दिया और सद्दाम हुसैन ने अगले 8 साल तक ईरान के साथ एक बहुत ही खतरनाक जंग लड़ी। जंग की शुरुआत में तो ऐसा लग रहा था कि सद्दाम हुसैन ये जंग जीत जाएगा, लेकिन जैसे जैसे जंग गर्म होती गई और आहिस्ता आहिस्ता सद्दाम के पास ये जंग लड़ने के लिए पैसे खत्म होने लगे, इसलिए अब सद्दाम हुसैन अपने आप को बचाने के लिए अपने अरब दोस्तों से बहुत सारा कर्जा लेने लगा। ये देखकर अरब बादशाहों ने भी सद्दाम हुसैन को खुशी से अरबों डॉलर का कर्जा दिया। कहा जाता है ये कर्जा 60 अरब डॉलर था, लेकिन ये सारा पैसा लेने के बावजूद 8 साल बाद सद्दाम हुसैन ये जंग बुरी तरह हार गया। जंग खत्म होने के बाद अरब बादशाहों ने सद्दाम हुसैन से कहा, अब तो जंग खत्म हो चुकी है, तो अब अच्छे बच्चों की तरह हमारा सारा कर्जा हमें वापस कर दो। लेकिन ये सुनकर सद्दाम ने इन बादशाहों से कहा, किस चीज के पैसे? ये जंग तो मैंने तुम लोगों के कहने पर लड़ी थी और अब तुम लोग मुझसे कर्जा वापस मांग रहे हो। और यहाँ से पहली बार अरब बादशाहों और सद्दाम हुसैन के दरमियान दुश्मनी शुरू हुई। सद्दाम हुसैन की ये बातें सुनकर अरब बादशाहों को बहुत गुस्सा आया, बल्कि कुवैत के बादशाह ने सद्दाम हुसैन की मौशियत गिराने के लिए अपने तेल की पैदावार बढ़ा दी और पूरी दुनिया में तेल की कीमतें जबरदस्ती गिराने लगा, जिससे सद्दाम हुसैन की इकोनॉमी तेजी से गिरने लगी। ये देखकर वो सद्दाम हुसैन, जो किसी जमाने में इन अरब बादशाहों का बहुत अच्छा दोस्त था, उनसे नफरत करने लगा। और आखिर सद्दाम हुसैन ने फैसला किया कि अब वो कुवैत के बादशाह को सबक सिखाएगा और पूरे कुवैत पर हमला करेगा। लेकिन हमला करने से पहले सद्दाम हुसैन को सिर्फ एक चीज का डर था, सुपर पावर अमेरिका। सद्दाम हुसैन को ये डर था कि कहीं ऐसा ना हो कि जैसे ही वो कुवैत पर हमला करे, कुवैत को बचाने के लिए अमेरिका सामने आ जाए और सद्दाम पर ही हमला कर दे। इसलिए हमला करने से पहले सद्दाम हुसैन ने इराक में अमेरिका के सफीर के साथ एक मुलाकात की और अमेरिका के सफीर को साफ बता दिया कि मैं कुछ ही दिन बाद कुवैत पर हमला करने वाला हूँ। जिस पर अमेरिका के सफीर ने जवाब दिया कि ये आप अरब बादशाहों का आपस का मामला है। और अमेरिका ने भी साफ बता दिया कि अगर सद्दाम कुवैत पर हमला करेगा तो हम सद्दाम को नहीं रोकेंगे और इस जंग से हमारा कोई ताल्लुक नहीं होगा। और आज से 30 साल पहले रात के अंधेरे में सद्दाम हुसैन ने अपनी पूरी ताकत के साथ कुवैत पर हमला कर दिया। इराक की पूरी फौज कुवैत के अंदर घुस गई। कुवैत इराक के पास एक छोटा सा मुल्क है जिसके पास अपनी कोई ज्यादा फौज भी नहीं थी, इसलिए सद्दाम हुसैन ने सिर्फ 2 ही दिनों के अंदर अंदर पूरा कुवैत फतह कर लिया। कुवैत फतह करते ही सद्दाम के पास कुवैत के पूरे तेल का कंट्रोल भी आ गया, जहां हर दिन तेल के लाखों बैरल्स बनते थे। और इस तरह सिर्फ 2 दिनों में सद्दाम हुसैन अरब दुनिया का सबसे ताकतवर हुक्मरान बन गया। लेकिन सद्दाम हुसैन को पता नहीं था कि आगे इसके साथ क्या होने वाला है। जैसे ही सद्दाम हुसैन ने कुवैत फतह किया, अमेरिका ने अचानक अपना पूरा मौकफ बदल दिया और यहाँ से अमेरिका की एक बहुत बड़ी साजिश शुरू हुई। अमेरिका बिल्कुल खुफिया तरीके से अरब बादशाहों से मिलने लगा और उन्हें कहा कि सद्दाम सिर्फ कुवैत में ही नहीं बल्कि कुवैत के बाद एक एक करके तुम सबको भी नहीं छोड़ेगा। अरब के बादशाह अब अमेरिका से भीख मांगने लगे कि अमेरिका उन्हें सद्दाम हुसैन से बचाए। लेकिन अमेरिका ने इन बादशाहों के सामने एक शर्त रखी कि मैं तुम्हें तभी बचाऊंगा जब तुम बादशाह मुझे अरब की जमीनों पर अमेरिकी फौज के बड़े बड़े अड्डे बनाने की इजाजत दोगे। सऊदी अरब को देखकर बाकी अरब बादशाहों ने भी ऐसा ही किया। जिस तरह आज अमेरिका के सदर पर इसराइल का बहुत बड़ा असर है, इस तरह आज से 30 साल पहले भी इसराइल का अमेरिका पर बहुत बड़ा असर था। जैसे ही अमेरिका के अड्डे तैयार हुए, अमेरिका ने इन्हीं अड्डों से कुवैत में सद्दाम हुसैन की फौज पर हमला कर दिया। Because of the nature of Saddam Hussein, the history of Saddam Hussein, it's a danger to the American people. He is a danger. Saddam Hussein and his sons. Saddam Hussein was a bad guy, right? He was a bad guy. Really bad. सद्दाम हुसैन भी कुछ ही दिनों में कुवैत खाली करके वहां से वापस इराक चला गया और अब अमेरिका का बहाना खत्म हो चुका था और सद्दाम हुसैन कुवैत से जा चुका था। तो फिर चाहिए तो ये था कि अमेरिका अरब दुनिया से अपने तमाम अड्डे खत्म करके वापस चला जाए। अमेरिका ने इन सब को अपनी चाल में फंसाकर हमेशा के लिए अपने अड्डे अरब दुनिया में बना दिए और इसी तरह इस दिन से लेकर आज तक अमेरिकी फौज अरब दुनिया में इसी तरह बैठी हुई है। और अब ईरान ने अमेरिका के हर एक अड्डे पर हमला किया है, लेकिन आखिर ईरान को अमेरिका के इन अड्डों से मसला क्या है? क्योंकि पिछले 35 सालों से अमेरिका के अड्डे खामोश नहीं बैठे, बल्कि जिस मुसलमान ममालिक ने भी इसराइल और अमेरिका को आंखें दिखाने की कोशिश की, अमेरिका इन्हीं अड्डों से उन सब को तबाह करता रहा। आज से 25 साल पहले जब अमेरिका की वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर हमला हुआ, अमेरिका ने इन्हीं अड्डों से अफगानिस्तान पर हमला
حملہ کر دیا اور افغانستان کی حکومت کو وہاں سے ہٹا کر امریکہ نے وہاں اپنا ایک نیا اڈا بنایا، بگرام ایئر بیس۔ افغانستان کی 20 سال کی جنگ میں امریکہ انہی اڈوں کو استعمال کرتا رہا۔ انہی اڈوں سے امریکہ شام پر بھی بمباری کرتا رہا اور یہاں تک کہ قذافی کو مارنے میں بھی امریکہ کے انہی اڈوں کو کہیں نہ کہیں استعمال کیا گیا تھا۔ اور صرف یہی نہیں بلکہ یہی وہ اڈے ہیں جن سے امریکہ ہمیشہ اسرائیل کو تحفظ دیتا رہتا ہے۔ مثال کے طور پر کچھ سال پہلے جب اسرائیل نے غزہ پر حملہ کیا، یہ دیکھ کر یمن کی حکومت نے اعلان کیا کہ آج کے بعد اسرائیل کی طرف سے جو بھی جہاز ہمارے پاس سے گزر کر جائے گا ہم اسے تباہ کر دیں گے، جس سے اسرائیل کی اکانومی کا ایک بہت بڑا جھٹکا لگا۔ لیکن جب اسرائیل کی اکانومی خراب ہو رہی تھی، امریکہ نے انہی اڈوں سے یمن پر 1000 میزائل فائر کیے، یمن کو ایسا کرنے سے روک دیا اور اس طرح امریکہ نے اسرائیل کی اکانومی کو دوبارہ ٹھیک کر دیا۔ مختصر یہ کہ عرب دنیا میں امریکہ کے انہی اڈوں نے پچھلے 40 سال سے پوری مسلمان دنیا کو گردن سے پکڑا ہوا ہے، اور انہی اڈوں کی وجہ سے دنیا میں کوئی بھی مسلمان ملک امریکہ کے سامنے اپنا سر نہیں اٹھا سکتا۔ آخر 40 سال بعد جب امریکہ اور اسرائیل نے مل کر ایران پر حملہ کیا، Israel launched Operation Rising Lion. Israel has launched multiple airstrikes on Iran. ایران پچھلے 40 سال میں پہلا ایسا اسلامی ممالک بنا جس نے امریکہ کے ان اڈوں پر حملے کیے۔ Iran has fired a missile at Israel that has shocked the entire world. اسی طرح کویت اور بحرین کے اڈوں سے بھی ایران پر حملے کیے گئے، اس لیے ایران نے بھی اس کے جواب میں امریکہ کے ایک ایئر بیس کو نشانہ بناتے ہوئے حملے کیے۔ سب سے پہلے ایران نے کویت میں امریکہ کی بیس کیمپ عارف جان پر حملہ کیا۔ یہ عرب دنیا میں امریکہ کا سب سے بڑا گودام تھا جہاں امریکہ اپنے ٹرک، ٹینک اور میزائل ذخیرہ کیا کرتا تھا، اور یہی سے امریکہ کے جہازوں اور ہیلی کاپٹرز پر میزائل فٹ کیے جاتے تھے۔ ایران کے حملوں کے بعد صرف چند لوگوں کی بجائے باقی امریکہ کی پوری فوج یہ اڈا خالی کر کے بھاگ گئی اور کویت کے ہوٹلوں اور عمارتوں میں چھپ گئی۔ اسی طرح ایران نے عراق میں بھی امریکہ کے اڈوں پر حملے کیے۔ تیسرا حملہ ایران نے قطر میں امریکہ کے اڈوں پر کیا، اور قطر میں امریکہ کا یہ اڈا امریکی فوج کا سب سے بڑا بیس تھا۔ یہاں ایران کے حملوں سے امریکہ کا سب سے بڑا ریڈار سسٹم تباہ ہو گیا، جس کی قیمت $1 ارب سے بھی زیادہ تھی۔ آپ کو بتا دیں کہ جو تازہ ترین اطلاعات ہیں اس کے مطابق قطر میں ایرانی ڈرون حملے میں امریکی ریڈار کو مکمل طور پر تباہ کر دیا گیا ہے۔ اس کے بعد ایران نے سعودی عرب میں امریکہ کے اڈے پر بھی حملہ کیا، اور اس حملے میں ایران نے امریکہ کے 5 بڑے جہاز بھی تباہ کر دیے، اور آخر ایران نے UAE میں امریکہ کے اڈے پر بھی حملہ کر دیا۔ اور کہا جاتا ہے کہ یہ وہی اڈا ہے جس سے امریکہ نے ایران میں ایک سکول پر حملہ کیا تھا، جس میں تقریباً 200 بچیوں کو شہید کر دیا گیا۔ یہ تمام میزائل اور ڈرون صرف امریکہ کے اڈوں پر ہی نہیں بلکہ عرب ممالک کی کچھ عمارتوں اور ہوٹلوں پر بھی لگے۔ ان میں سے کچھ کے لیے تو ایران کے صدر نے معافی بھی مانگی، لیکن باقیوں کے لیے ایران نے کہا کہ ہم نے یہ حملے کیے ہی نہیں۔ تو پھر سوال یہ ہے کہ آخر عرب ممالک میں یہ حملے کہاں سے ہو رہے ہیں؟ کہا جاتا ہے کہ قطر، سعودی اور UAE میں اسرائیل کے بہت سارے ایسے ایجنٹس پکڑے گئے ہیں جو ان عرب ممالک میں دھماکے کر رہے تھے۔ یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ یہ دھماکے ایران نے کیے ہیں تاکہ اسرائیل ایک بار پھر مسلمانوں میں شیعہ سنی والی باتوں کو زندہ کر دے۔ ان کے علاوہ کچھ عمارتیں ایسے بھی ہیں جنہیں ایران خود نشانہ بنا رہا ہے، اور ایران کا کہنا یہ ہے کہ ان عمارتوں میں CIA اور موساد نے اپنے خفیہ دفاتر بنائے ہوئے ہیں۔ اور اب ایران کے نئے سپریم لیڈر سید مجتبی علی خامنئی نے بھی اعلان کر دیا ہے جب تک امریکہ کے اڈے ان مسلم ممالک میں رہیں گے یہ جنگ اسی طرح چلتی رہے گی۔